आप सभी का फिर से स्वागत है प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हमने सीजीपीएससी से संबंधित सारे जो परीक्षाएं मतलब मुख्य परीक्षाएं इस वर्ष जो हुई हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न पत्रों का हमने विश्लेषण किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी प्रश्न पत्रों के विश्लेषण को भी देख सकते हैं। आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 जो इस वर्ष हुई उसके पेपर नंबर 7 यानी कि प्रश्न पत्र 7 और सामान्य अध्ययन 5 के प्रश्न पत्र का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर क्या होने चाहिए और हमारा क्या एक अप्रोच होना चाहिए इन सारे प्रश्नों को लेकर, ताकि हमारे परीक्षा में जो परिणाम आए उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या कर सके, अर्जित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी अपने तरफ से एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच लॉन्च करने जा रहा है, जहां पर सारी तैयारी आपकी सीजीपीएससी संबंधित सारी तैयारी जो होगी वो इंग्लिश माध्यम में की जाएगी। हमारे द्वारा हिंदी माध्यम में भी दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बच्चे, कुछ छात्र या कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपने आप को इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा कंफर्टेबल समझते हैं या अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल पाते हैं, तो उनके लिए ये बैच बनाया गया है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को हिंदी में ज़्यादा अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। हिंदी या इंग्लिश इसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन अगर आप जिस लैंग्वेज में या जिस भाषा में अपने आप को कंफर्टेबल या फिर अपने आप को सहज समझते हैं, उस भाषा में परीक्षा देना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप उसमें अच्छे प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। तो अगर आप हमारा इंग्लिश मीडियम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए इस एड्रेस पर आकर आप मिल सकते हैं और बाकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीजीपीएससी एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है कि 3 चरणों पर होता है। पहला प्रीलिम्स एग्जाम होता है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो मुख्य परीक्षाओं की बाकी पेपर के जो विश्लेषण है वो ऑलरेडी हमारे द्वारा किया जा चुका है। आज हम जो करने जा रहे हैं पेपर नंबर 7 का डिस्कशन, जो जनरल स्टडीज पेपर 5 जनरल स्टडी 5 के अंदर आता है। इसका इंग्लिश में जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी कर दिया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो ये आपके लिए है। तो देखेंगे जनरल स्टडीज में 5 में कौन कौन से विषय आते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 3 भाग हैं। पहला भाग बोलता है वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉज, यानी कि नियम, कल्याणकारी और विकास कार्यक्रम। दूसरा भाग है इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा और साथ ही साथ संस्थान, जितने भी संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं उनके बारे में। और तीसरा भाग कहता है इंटरनेशनल नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं मानव विकास। तो 3 भागों में ये पेपर बटा हुआ है और इन 3 भागों से ही क्या आते हैं, इस प्रश्न पत्र पर प्रश्न आते हैं। इसका कुछ आप देख सकते हैं कि हमने गहन रूप से विश्लेषण किया है। इसमें 5 खंड होते हैं यानी कि 5 सेक्शंस होते हैं। उन सारे सेक्शंस में हमने डिटेल में हमने ये चेक किया है कि किस सेक्शन या किस खंड से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने वर्ड्स के यानी कि कितने आपके शब्दों में पूछे जा रहे हैं और कितने मार्क्स यानी कि कितने अंकों के लिए पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें 46 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 200 अंक के होते हैं, यानी कि 200 अंक। ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर हो जाता है। आप यहाँ पर सीधे इन 200 अंक को अर्जित कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की। विश्लेषण से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपने ये इन भागों के बारे में देखा तो ये थोड़े से आपको ये देखेंगे इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट और इंटरनेशनल नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सा आप देखोगे कि जो आपका समसामयिकी वाले यानी कि करंट अफेयर वाले जो टॉपिक्स होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। और जो क्वेश्चन जो भी आते हैं यानी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी समसामयिकी या फिर करंट अफेयर से ही आपके क्या होता है, रिलेटेड होते हैं। तो ये इस प्रकार से इस
पेपर को करंट अफेयर ओरिएंटेड या फिर समसामयिकी केंद्रित एक प्रश्न पत्र बना देता है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं खंड 1 यानी कि सेक्शन 1। शब्द सीमा 30 दी गई है, हर क्वेश्चन पर 2 अंक मिलेंगे। तो पहले भाग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन ये है, देखेंगे संविधान के मौलिक कर्तव्यों में महिलाओं के प्रति कौन कौन से कर्तव्य शामिल हैं। इसका उत्तर है सीधी सी बात, संविधान के अनुच्छेद 51A क्लॉज ई के तहत प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य है कि वह महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार का त्याग करे। यह कर्तव्य महिलाओं का सम्मान, समानता और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल देता है। ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से रिलेटेड है। अगला, मानव अधिकार क्या है। ये बहुत सरल हमको दिखता है लेकिन ये सरल नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि भाई कौन से अधिकार के बारे में बात किया जाता है। अब मानव, देखो अब यहाँ पे क्या है, मानव अधिकार। आप देखेंगे कि भाई संवैधानिक रूप से जो हमको मूलभूत यानी कि मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार होते हैं वो अलग होते हैं, और ये मानव अधिकार के बारे में पूछ रहा है। तो मानव अधिकार में क्या है भैया, मानव अधिकार वे मूलभूत जन्मजात अधिकार है, मतलब जन्म से हमारा जो अधिकार है उसके बारे में बोल रहा है। जन्मजात अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। अगर आप मानव हैं तो ये सारे अधिकार आपके हैं। ये गरिमा, ये अधिकार कौन कौन से हैं देखेंगे। गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं और जीवन के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल करते हैं। ये क्या है, आपके मानव अधिकार। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सामाजिक विधान के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 4 प्रमुख उद्देश्य आपके सामने है, बहुत आसान है। सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा। बस इन चारों को आपको, इन चारों उद्देश्यों को क्या करना है, आपकी उनको व्याख्या करनी है। पहला बोलता है सामाजिक न्याय। न्याय यानी कि जस्टिस, असमानताओं को दूर करना और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना, ये सामाजिक न्याय। दूसरा सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा और कल्याण प्रदान करना, ये क्या है आपका वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। उसके बाद सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म। दहेज ये भी एक मुद्दा है, असमानता ये भी एक मुद्दा है, जातिवाद ये भी एक परेशानी, एक चैलेंज है, और लिंग भेदभाव जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना यानी कि चेंज करना, सामाजिक सुधार। अगला देखेंगे सामाजिक सुरक्षा, कल्याण योजनाओं को और अधिकारों के, कल्याण योजनाओं और अधिकारों के माध्यम से कमजोर वर्गों की गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित करना भी क्या है, आपके सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यानी कि प्रश्न 4 घरेलू हिंसा पर है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट 2005 यानी अधिनियम 2005 के तहत पीड़ित महिला को परिभाषित करिए। एग्रीवेट पर्सन जो होता है, पीड़ित महिला कौन होती है, पीड़ित महिला इस घरेलू हिंसा में, उसको परिभाषित करना है। किसके आधार पर, अधिनियम जो है 2005 उसके आधार पर। तो क्या परिभाषित करता है देखेंगे, घरेलू हिंसा महिला की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार पीड़ित महिला वह महिला है जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है। प्रतिवादी मतलब जो आप देखोगे जो प्रताड़ित करता है, प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में या रह रही है और जिसे किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा है। यह अधिनियम केवल पत्नी तक सीमित नहीं है बल्कि माता, बहन, विधवा और घर में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब पीड़ित महिला में केवल पत्नियां ही नहीं, जो हाउसवाइफ होती हैं वो ही नहीं भाई, मदर, सिस्टर, विडो और जो महिलाएं घर में रहती हैं उनको भी
क्या करता है, इंक्लूड करता है, जिससे घरेलू दुर्व्यवहार के खिलाफ व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो ये चौथे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या कहता है। सिविल राइट संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत माल बेचने या सेवाएं देने से इंकार करने, माल की जगह यहां पर वस्तु होना चाहिए था, वस्तु बेचने या सेवाएं देने के इंकार करने पर दंड की क्या व्यवस्था है, ये प्रश्न पूछा गया। सीधी सी बात है, ये आपका सिविल राइट जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आप इसमें देखेंगे अभी ये प्रश्न पूछा गया है, आगे हम देखेंगे इसी से सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हमारे लिए बन जाता है। भाई सिविल राइट संरक्षण अधिनियम 1955 अछूतत्व यानी कि जो छुआछूत होता है, अछूतत्व के आधार पर वस्तु बेचने, सेवाएं देने या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश देने से इंकार को अपराध मानता है। ऐसे अपराधों के लिए अधिनियम के अनुसार साधारण कारावास 6 महीने तक, मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक, और उसके बाद क्या कहता है, या 500 तक का जुर्माना या दोनों का दंड निर्धारित है। इन दंडों का उद्देश्य भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करना है, जैसे छुआछूत जैसे भेदभाव वाले प्रथा को समान पहुंच सुनिश्चित करना, और अनुच्छेद 17 के तहत भारत में अछूतत्व समाप्त करने के लिए संवैधानिक आदेश को लागू करना, मतलब एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगला देखेंगे, बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछा गया, जो कि आपके 9वीं 10वीं 11वीं में अगर आपके विषय में ये पर्यावरण विषय रहा होगा तो आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर फंसते क्या है कि भाई अब आप CGPSC के एस्पिरेंट हो चुके हैं, अब आप स्कूल के बच्चे तो नहीं है। स्कूल में क्या है, हम बेसिक डेफिनेशन कोई सा भी लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पे देखो सीधी सी बात पूछा गया कि पर्यावरण को परिभाषित करिए। बहुत से बच्चे यहाँ पर इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पर्यावरण यानी कि आपका जो प्राकृतिक परिस्थिति है या जो आपका नेचुरल फिनोमिनाज है उनको ही हम कंसीडर करते हैं। नहीं, इससे बढ़कर है पर्यावरण। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए इसका। उत्तर, पर्यावरण उन सभी बाहरी परिस्थितियों का योग है, प्राकृतिक, केवल प्राकृतिक नहीं और भी है, प्राकृतिक, भौतिक, प्राकृतिक यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु, भौतिक यानी कि पहाड़ नदियां जमीन आसमान, सामाजिक यानी कि लोग, हमारे आसपास के लोग, और सांस्कृतिक यानी कि हमारा कल्चर, जो जीवित जीवों और के चरों और यहाँ पर गलत लिखा है, मिस प्रिंट हो गया होगा, जो किसी व्यक्ति के जीवन और उसके अस्तित्व, विकास तथा आपसी और प्रकृति के साथ संबंधों को प्रभावित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। मतलब इसमें ना केवल प्राकृतिक है, प्रकृति के साथ क्या आपका भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाहरी परिस्थितियों को भी क्या दिखाया जाता है, ध्यान में लिया जाता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। अगला देखेंगे 7वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 के तहत संस्थान को स्पष्ट करें। अब ये संस्थान उसमें किस प्रकार से परिभाषित किया गया है वो हमको देखना है। तो मतलब ये आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन यानी कि डायरेक्ट बुक से पूछ रहा है कि भैया इसका डेफिनेशन बताओ। स्टार्टिंग में भी देखना अपने पास, डेफिनेशन बताओ, परिभाषित करो। तो परिभाषित करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 के अनुसार संस्थान वह स्थान है जिसे कृषि पशुओं के स्वागत यानी कि उनके एंट्री, संरक्षण या देखभाल के लिए स्थापित किया गया हो। इसमें पिंजरपोल, गौशाला, आनंदाश्रम और इसी प्रकार के व्यक्तिगत ट्रस्ट या संगठन द्वारा संचालित संस्थान शामिल हैं। अधिनियम के तहत ऐसे संस्थानों को विशेष रूप से अवैध हत्या या क्रूरता से बचाए गए पशुओं को आश्रय और देखभाल प्रदान करने के लिए मान्यता दी गई है। इसे छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 के तहत संस्थान कहा गया है। ऐसी कोई सी भी संस्थान जहां पे ये सारी क्रियाएं हो रही हैं उसका डेफिनेशन उस एक्ट में दिया गया है।
अब देखते हैं 8वां, नियाद नल्लानार योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ये वापस से समसामयिकी वाला है, करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। नियाद नल्लानार योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है जो राज्य के नक्सल प्रभावित गांव में बुनियादी सुविधाएं और कल्याण लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। नियाद नल्लानार का अर्थ आपका अच्छा गांव है और यह स्थानीय डंडामी भाषा दक्षिण बस्तर में बोले जाने वाली भाषा है में प्रचलित है। तो ये सीधा सा आंसर था नियाद नल्लानार योजना के लिए। अब भाग 2 जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठनों और खेल से जुड़े हुए संबंधित जितने भी चीजें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए में पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन पूछता है रणजी ट्रॉफी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बहुत सारे विद्यार्थी खास करके जो लड़के हैं वो इस क्वेश्चन को देखकर खुश हो गए होंगे, अरे रणजी ट्रॉफी के बारे में लिखने को मिल गया, हम तो लिख लेंगे, हम तो रणजी ट्रॉफी वैसे भी देखते हैं। लेकिन आपको यह समझना है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। अभी आप हाल ही में देखेंगे कि जब भारतीय क्रिकेट टीम है जब वो हारी टेस्ट सीरीज खेलने गए थे, वहां से रिटर्न जब आए तब जो ये भारतीय क्रिकेट टीम के जो सीनियर प्लेयर थे, जो वरिष्ठ खिलाड़ी थे, उन्होंने वापस से रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उन्होंने अपना मन बनाया और वो खेलने भी गया, जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो भैया वो करंट अफेयर वापस से रणजी ट्रॉफी क्या हो गया भाई, करंट अफेयर बन गया। तो इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इस प्रकार से आपको खेल जो पेज आता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। रणजी ट्रॉफी जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी, भारत की प्रमुख फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसका नाम क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया। इसे बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें राज्य और क्षेत्रीय टीमें बहुदिनी मैचें में प्रतिस्पर्धा करती है। यह भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रणजी ट्रॉफी, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्या कि भाई वो भारतीय राष्ट्रीय टीम में क्या करे, खेल सके। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा मंच है जहां से वो अपने क्रिकेट करियर में या फिर अपने क्रिकेट के जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि बैडमिंटन खेल का इतिहास भारत से कैसे जुड़ा है। बैडमिंटन हम सब जानते हैं, पीवी सिंधु को जानते हैं, साइना नेहवाल को जानते हैं भैया। अब देखते हैं इसको भारत से कैसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि भैया उन्होंने हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आया या हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आया तो हम इसीलिए जानते, सिल्वर मेडल लेके आए इसीलिए हम जानते, नहीं भैया, यहाँ पे इतिहास को पूछ रहा है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हिस्टोरिकल साइड में जाना पड़ेगा, बैक ऑफ द टाइम में जाना पड़ेगा। बैडमिंटन का आधुनिक इतिहास भारत से निकटता से जुड़ा है। आधुनिक खेल पूना यानी कि तत्कालीन में पुणे से विकसित हुआ, जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने पुणे में खेला। बाद में इसे इंग्लैंड ले जाया गया जहां इसे आधिकारिक रूप से बैडमिंटन के रूप में स्थापित किया गया। इसलिए भारत को इस खेल के आधुनिक रूप का जन्म स्थान माना जाता है। आधुनिक रूप का जन्म स्थान है, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विश्वविद्यालय का नाम बताए जिसे सार्क देशों ने स्थापित किया और संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मिस टाइप है, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझने लायक है कि सार्क देशों ने स्थापित किया, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए, उसको संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। वापस से समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। उत्तर है इसका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जिसे 2010 में सार्क देशों द्वारा स्थापित किया गया था। नई दिल्ली भारत में स्थित है। यह उच्च शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देती है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी विभिन्न क्षेत्रों में ग्रेजुएशन और डायरेक्टरेट यानी कि डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करती है और सभी सार्क सदस्य देशों के छात्रों को आकर्षित करती है। सार्क जो है आपका एक क्षेत्रीय संगठन है जो आपके दक्षिण एशिया में बनाया गया है।
चलिए अगले पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में बताए गए सिद्धांत क्या है? जब भी कोई व्यक्ति या जब भी कोई अभ्यर्थी जब भी इंटरनेशनल रिलेशन के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ता तो सबसे पहले उसके लिए जो सबसे बड़ा संस्थान या संगठन जो आता है वो आता है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र के भाई चार्टर के बारे में पढ़ना तो जरूरी है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमको ज्वाइन करिए, जहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। ठीक है, उत्तर क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। सभी सदस्यों की सार्वभौमिक समानता, ठीक है भैया, उनको समानता, जो सब सारे जितने मेंबर सबको समानता। दायित्वों का पालन, जो भी दायित्व दिए गए हैं उनका पालन करना जरूरी है। विवादों को शांतिपूर्ण समाधान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, भाई किसी प्रकार का बल का प्रयोग ना करना। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सहायता देना, संयुक्त राष्ट्र कोई कार्य कर रही है तो ये सदस्यों का क्या है भाई? दायित्व है कि वो उनको क्या करे? सहायता करे। गैर सदस्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करना और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। अगर किसी और देश में उनके आंतरिक मसले कुछ हो रहे हैं तो ये भाई सदस्य जो होंगे, यूएन के सदस्य, उनका ये कर्तव्य है कि वो उनके घरेलू मसलों पर क्या ना करे? हस्तक्षेप ना करे। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का मार्गदर्शन करते हैं, जो आपके संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 2 में बताए गए हैं। सीधा क्वेश्चन। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछता है कि भैया आप भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में क्या समझते हैं? ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जो रहता है, SAI वाला, जो साइन वाला, आपके बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो इस स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आप देखे होंगे, जनरली देखे होंगे क्या, उनका ट्रैक सूट पहन के वो घूमते हैं, जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। आपके जो मित्रगण होंगे, हो सकता है आप भी पहनते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं उसी के बारे में। उन्हें पूछा गया है कि भैया भारतीय खेल प्राधिकरण 1984 में युवाओं और खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित शीर्ष संस्थान है, जो भारत में खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कार्य करती है। माफ करिएगा। यह खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण करता है। पोषण यानी कि नर्चर करता है, उसको डेवलप करता है। पोषण यहाँ पे न्यूट्रिशन से मत समझिएगा। यह खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण करता है, प्रशिक्षण केंद्र चलाता है, कोचिंग प्रदान करता है, राष्ट्रीय शिविर आयोजित करता है और खिलाड़ियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए समर्थन भी करता है। कौन? आपका भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। छठा प्रश्न क्या बोलता है? खेल क्षेत्र में नीरज चोपड़ा के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। नीरज चोपड़ा, भैया नीरज चोपड़ा को भैया 2020 के ओलंपिक के बाद तो भैया हर बच्चा जानता है। लॉकडाउन के टाइम में जहाँ पर पूरा विश्व कोरोना महामारी से जब ग्रसित था, उस समय जब हम अपने घरों में बंद थे, तब जब ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा था तो उस समय हर घर, ऐसा तो मुझे लगता है कि भाई भारत के मैक्सिमम यानी कि बहुत सारे घरों पर ये इवेंट देखा गया होगा और इस ऐतिहासिक पल को उन्होंने बोल सकते हैं कि भैया एक प्रकार से उसके साक्षी बने होंगे। तो देखते हैं क्या भाई, सीधी सी बात है, आप आराम से इसका उत्तर लिख सकते हैं। भाई नीरज चोपड़ा भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जिससे वह ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने। भाई क्या बोल रहा है? ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण। इससे पहले भी भैया हमने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में ये हमारा पहला स्वर्ण पदक था। ठीक है, उन्होंने विश्व चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और में भी पदक जीते हैं, जिससे पूरे देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। ठीक है, ये पहला गोल्ड मेडल था या फिर स्वर्ण पदक था जो हमने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में क्या किया? हमने जीता है। क्या आप जानते हैं कि भैया किसने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, भारत के लिए पहला व्यक्तिगत इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किस इवेंट में जीता था और किसने जीता था? अगर आप इसको जानते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगला भाग जाते हैं, भाग 3। प्रश्न पहला है, लिखता है राष्ट्रीय विकास
में कौशल मानव संसाधन का महत्व बताया। राष्ट्रीय विकास कौशल में मानव संसाधन का विकास का महत्व बताइए। ठीक है, सीधी सी बात है, थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करेंगे, ट्रांसलेशन का थोड़ा सा दिक्कत है, बस सीधी सी बात है। आपका स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर रहा है, कौशल मानव विकास के बारे में बात, संसाधन के बारे में बात कर रहा है। इस बार जो आपका आयोग ने कौशल मानव संसाधन यानी कि मानव संसाधन पर बहुत ज़्यादा क्या किया है, आप देखेंगे फोकस क्या, ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले वाले प्रश्नों में भी, मतलब आने वाले प्रश्नों में भी उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और दूसरी बात, आपका जो प्रीवियसली अर्थशास्त्र के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें भी जॉबलेस ग्रोथ के बारे में पूछा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्किल गैप एक रीज़न होता है जिसके चलते ये जॉबलेस ग्रोथ जैसी सिचुएशन बनी है, वैसी परिस्थिति बनी है। तो कौशल मानव संसाधन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जो राष्ट्रीय विकास में कैसे महत्वपूर्ण है। उत्तर देखेंगे, कौशल मानव संसाधन राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्पादकता, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं। ये औद्योगिक दक्षता में सुधार करते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदृढ़ करते हैं, तकनीकी उन्नति और को प्रोत्साहित करते हैं और सुशासन का समर्थन करते हैं। अंततः ये सतत विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और समाज के समग्र कल्याण में योगदान देते हैं। अगर भाई कोई मानव संसाधन दक्ष है, कौशल है, तो फिर वो भाई पूर्ण रूप से क्या करेगा भाई, राष्ट्रीय विकास में योगदान देगा, तो उसके लिए वो क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं, अगला विश्व क्वेश्चन क्या पूछता है या प्रश्न क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्ट्राइड योजना के बारे में लिखे। स्ट्राइड योजना, चलिए स्ट्राइड योजना के बारे में पूछ लिया है, करंट अफेयर में था। स्ट्राइड योजना स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इकोनॉमी योजना यूजीसी द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में अंतवर्षीयक अनुसंधान और को प्रोत्साहित करती है। यह सामाजिक और विकासात्मक चुनौतियों को संबोधित करने वाले सहयोगी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देती है, अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करती है और नवाचार एवं ज्ञान सृजन के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण भी करती है। तो यह है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का स्ट्राइड प्रोजेक्ट यानी कि योजना। अब देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भैया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं पूछा है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। यहाँ पर किसके बारे में पूछा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पूछा है। अब देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इस योजना के बारे में लिखने के लिए बोला है। भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के बारे में पूछा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना भारत में 1987 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन के तहत शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करना था, जिसके लिए देश भर के प्राथमिक विद्यालयों को आवश्यक सुविधाएं और शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई। भाई ब्लैक बोर्ड आज के डेट में तो भैया स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, लेकिन आप देखोगे कि भैया जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, भाई हम भी जब प्राइमरी में थे, जब प्राथमिक स्तर पर हमने अपनी शिक्षा ग्रहण की या फिर भाई मध्य स्तर पर हमने क्या किया कि भैया ब्लैक बोर्ड पर हम पढ़ते थे। किस पे पढ़ते थे, श्याम पट पर पढ़ते थे। तो उसी ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के बारे में देखो किस पे फोकस करने के लिए, प्राथमिक स्कूलों पर, प्राइमरी एजुकेशन पे, तो वही उसी के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगले क्वेश्चन के क्या पूछता है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, भैया जो लोग ज्यादा बिंज वॉच करते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सोनी लिव और आपका डिज्नी हॉटस्टार, जितने सारे हैं इस पर जो लोग वॉच करते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके लिए। तो क्या सोचेंगे भैया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, भैया सरकार की अच्छी एक योजना आ गई जहां पर हम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सारे का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एक देश एक सब्सक्रिप्शन नहीं, ये मूर्ख लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये वही सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर दूसरे सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की जा रही है जो आपके शिक्षा से संबंधित है। तो चलिए उत्तर को देखते हैं। उत्तर क्या है इसका, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भारत में प्रस्तावित एक पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के सभी शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर और संस्थाओं के लिए वैज्ञानिक और शैक्षणिक जर्नल्स का सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। इसका मुख्य विचार यह है कि प्रकाशकों यानी कि पब्लिशर के साथ एक
एकल राष्ट्रीय लाइसेंस पर बातचीत की जाए, जिससे व्यक्तिगत सब्सक्रिप्शन की तुलना में अनुसंधान साहित्य के विशाल संग्रह तक कम लागत में पहुंच सुनिश्चित हो सके। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, क्या चुनौती क्या है कि भैया जो शोध करता है, जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, वो क्या करते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए पब्लिशर्स के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, डिफरेंट पब्लिशर के। तो उनके लिए क्या करता है भैया, उनको इंडिविजुअली सबका अलग अलग लेना पड़ता है, जो उनको ज्यादा कॉस्टली यानी कि महंगा पड़ता है। तो सरकार ये चाहती है कि भैया वो सारे जो शोधकर्ता हैं, मतलब जो शोध पत्र है, वो क्या मिले भैया, उनको एकीकृत रूप में क्या मिल जाए भाई, एक कम दाम में उनको क्या हो, मुहैया हो। तो उनके शोध में क्या होगा, उनको आसानी होगी और उनके लिए क्या होगा, एक भाई कॉस्ट बेनिफिट यानी कि लागत उनको कम लगेगा, जिससे वो अच्छे से शोध कर पाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना छात्राओं और हाल ही में स्नातक एवं युवाओं को सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य व्यावहारिक अनुभव देना, कौशल में सुधार करना और शासन तथा लोक प्रशासन की समझ विकसित करना है। तो ये क्या है आपका प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। अब देखते हैं छठा पूछता है यह विकसित देशों में बेरोजगारी के 4 प्रकार लिखे। देखो बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है इकोनॉमी का, आपके अर्थशास्त्र का, जहां पर हम अच्छे से डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया 4 प्रकार बताओ कि कौन कौन से 4 प्रकार हैं। अब यहाँ पर मसला ये पूछता है कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर विकसित देश के बारे में पूछ रहा है। विकसित देश, भारत क्या है, विकसित है कि विकासशील है। भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। जितने भी आपके पश्चिम के देश है वो खुद को विकसित देश बोलते हैं, हम क्या है, विकासशील देश है। तो भैया विकसित देशों में बेरोजगारी के प्रकार को बताइए। 4 प्रकार, आसान है, बढ़िया है, देख लीजिए। विकसित देशों में आमतौर पर देखी जाने वाली 4 बेरोजगारी के प्रकार ये हैं। पहला, घर्षणात्मक यानी कि घर्षण पर आधारित बेरोजगारी, जिसको इंग्लिश में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं। नौकरी बदलने या खोजने के दौरान अस्थायी बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पर जाने को होता है या खोजता रहता है, तो उस समय अवधि पर या उस टाइम गैप पर क्या रहता है, वो बेरोजगार रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा, संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कौशल और उपलब्ध नौकरियों के बीच असंगति के कारण। भैया अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए। मान के चलिए कि जॉब रिक्वायरमेंट किसका है, एक ऐप डिजाइनर का, वेब डिजाइनर का, और आपने क्या किया है, पीजीडीसीए बस किया है। तो पीजीडीसीए वाला भैया वेब डिजाइनिंग कर पाएगा क्या, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्यूटर साइंस में वेब डिजाइनिंग में कोर्स करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या करेगा, क्या आपका वेब डिजाइन कर पाएगा। सिंपल पीजीडीसीए वाला जो एमएस वर्ड ये सब पे काम करने को उसको कौशल दिया गया है, वो कार्य तो नहीं कर सकता। तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, असंगति हो जाएगी, गैप है, देयर इज स्किल गैप। तो ऐसे कुछ बेरोजगारी होते हैं, ऐसे प्रकार की भी बेरोजगारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। जब संरचना में ही कुछ क्या होती है, खराबियां होती हैं भाई। अब उसके शैक्षणिक आप बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन या फिर उसके क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं है, तो ये उसकी गलती भी नहीं है ना, जो जॉब है उसकी गलती भी नहीं है। यहाँ पे उसके आधार के बेसिस पे कोई जॉब होना चाहिए जिससे उसको रोजगार मिले। ये संरचना पर कुछ प्रकार की कमी होती है जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसके बारे में बताया गया। अब चक्रात्मक बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये दूसरा होना चाहिए वर्ड, यहाँ पर दूसरा होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा डाउट में था। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक मंदी या गिरावट के कारण होने वाला बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखेंगे कि भैया अर्थव्यवस्था एकदम सीधी खड़ी नहीं जाती है, सीधी बढ़ती नहीं जाती है एकदम। क्या होता है इसमें, उतार चढ़ाव। जीवन जैसा हमारा उतार चढ़ाव हमेशा अच्छा तो नहीं होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। और इस अच्छे बुरे से सीख के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था भी, कभी अर्थव्यवस्था में अच्छी चीजें होती है, कभी बुरी चीजें होती है, अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें, और वैसे करते करते हमारी अर्थव्यवस्था क्या करती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा ही हो रहा है तो आगे बढ़ रही है, नहीं। तो जब अच्छा
जब देखेंगे कि भैया अच्छा आर्थिक इकोनॉमिकल साइकिल पढ़ते हैं या फिर बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं, तो एक बिजनेस क्या होता है, एक अपने पीक पर पहुंचता है, फिर टॉप पर पहुंचता है, जहां पर आर्थिक मंदी भी आती है, फिर आप चढ़ाव भी देखते हैं। तो उस कारण से होने वाले प्रभाव, रोजगार पर प्रभाव को क्या बोलते हैं, आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला देखेंगे मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भारत में बहुत व्यापक रूप से देखा जाता है श्रम की मांग में मौसमी बदलाव के कारण। जैसे कि हम सबसे आसान इसका उदाहरण ले सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कृषि क्या है, 12 महीना नहीं होती है भाई, उसके कुछ मौसमी है, ये एक प्रकार से मौसमी कार्य है, एक सीजनल एक्टिविटी है, जहां पर जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी जब परफॉर्म की जाती है तब उस समय एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि श्रमिक होते हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। जैसे ही भैया फसल कट जाती है, सब कुछ बिक जाता है, उसके बाद उन कृषि श्रमिकों को क्या मिलता है, रोजगार नहीं मिलता, तो उस समय क्या हो जाते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं। वैसे ही अगर देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ आपके रोजगार किन्हीं त्योहारों पर वो प्राप्त करते हैं। जैसे अभी दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में जैसे दिए जलाए जाते हैं, तो दिए जलाए जाने के लिए भैया बहुत सारा दियो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन के लिए क्या भैया, जो मिट्टी से बनाने वाले कुम्हारों को क्या मिलता है, उनको रोजगार मिल जाता है। जो आपके जो पॉटरी मेकर होते हैं उनको क्या रोजगार मिल जाता है। लेकिन फिर दिवाली के बाद कोई दिया लेगा नहीं, तो भैया उनको फिर रोजगार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई वैसे ही फटाकों की फैक्ट्री में उनको रोजगार मिल जाता है अभी के टाइम में, दिवाली के टाइम में, फिर उसके बाद क्या रोजगार उनका कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, एनईपी 2020 के तहत एनसीएफ के बारे में बताइए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनईपी 2020 के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 2020 के तहत भारत में स्कूल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह समग्र, ये ढांचा है, ढांचा तो भाई सीधी सी बात है, फ्रेमवर्क है, तो क्या करेगा, दिशा निर्देश देगा, प्रदान करता है। यह समग्र भावात्मक और दक्षता आधारित शिक्षा पर जोर देता है। जो रटंत शिक्षा, रटंत मतलब रट्टू तोता वाला, 2 एकम 2 2 3 4 ऐसे पढ़ते रहते, हाँ इसके बाद ये, इसके बाद वो, इसके बाद उसको खत्म करने के लिए रटंत शिक्षा को कम करता है। 21वीं सदी के कौशलों और समेकित करता है और बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेलिज्म, आलोचनात्मक सोच तथा व्यावसायिक शिक्षा को सभी छात्रों के लिए बढ़ावा देता है। क्या, आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा। ठीक है, तो ये करंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल ही रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना तो स्वाभाविक है। हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन पूछता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या है और इसके बारे में बताइए। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भारत में कर्मचारियों को उनके कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में योगदान के लिए दिया गया 12 अंकीय अद्वितीय पहचान संख्या है। यह व्यक्ति के ईपीएफ खातों को जोड़ता है, कई ईपीएफ खातों को जोड़ता है, जिससे विभिन्न नौकरियों और नियोक्ताओं के बीच भविष्य निधि योगदान का प्रबंधन, स्थानांतरण और निकासी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अब खंड 2 में आते हैं, सेक्शन 2 में आते हैं, शब्द सीमा जहां पर 60 है और अंक आपके 4 है। एक प्रश्न पर कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। तो पहले भाग से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, अनुसूचित जातियों और जनजातियों अत्याचार रोकथाम अधिनियम यानी कि ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के बारे में पूछ रहा है। 1989 के तहत पीड़ितों के अधिकार का वर्णन करें, उनके अधिकारों का वर्णन करें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के तहत पीड़ितों को भेदभाव और अत्याचार से सुरक्षा, शिकायतों का समय पर पंजीकरण, कानूनी सहायता, पुनर्वास और मुआवजा पाने का अधिकार है। उन्हें विशेष अदालतें, पुलिस सहायता और निगरानी प्रदान की जाती है ताकि न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के बारे में पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन, जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है।
ठीक है। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर। हस्ताक्षर हम मुख्यतः हम पेपर पर करते हैं, कागज पर करते हैं, लेकिन ये डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में पूछा है, से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं इसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक रूप का हस्ताक्षर है जो डिजिटल जानकारी या दस्तावेज भेजने वाले की पहचान को प्रमाणित करता है। यह डेटा की अखंडता, प्रामाणिकता और आविष्कार ना करने की क्षमता सुनिश्चित करता है। आविष्कार मतलब वापस से उसको डबल कॉपी ना किया जाए। डिजिटल हस्ताक्षर क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों जैसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे पब्लिक की वो ट्रांसलेशन गलत हो गया, की इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे संरचना होते हैं जो बहुत संवेदनशील होती हैं, उनके बारे में बोला है, का उपयोग करते हैं और भारत में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त भी है। तो ये क्या है आपका डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्पष्ट करें। क्या क्यों आवश्यकता था या क्यों उसको अमेंड करना था? भाई सीधी सी बात है, जो बच्चे आप देखेंगे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, बेसिकली जो आप भेदभाव नहीं करना चाहूंगा, लड़के भी करते हैं लड़कियां भी करते हैं। अब डिजिटली क्या करते हैं आज के डेट में ज्यादा आप क्या करते हैं, सामान आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। भाई अमेजोन से ले रहे हैं, फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं, मिंत्रा से ले रहे हैं, मीशो से ले रहे हैं, भैया आप वहां से सामान खरीद रहे हैं, तो वहां से आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं भैया प्रोडक्ट्स का। तो उसी के चलते ये क्या किया गया, इसको अमेंड किया गया, इसको संशोधित किया गया। चलिए देखते हैं क्या बोलता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। संशोधन डिजिटल और ई कॉमर्स युग में उभरती चुनौतियों को संबोधित करने, विवाद समाधान को सरल बनाने और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए किया गया। ठीक है। संशोधन में शिकायतों की ई फाइलिंग, उच्च जुर्माने और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना शामिल थी। इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन मजबूत हुआ, यानी कि इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग हुआ, तेज निवारण सुनिश्चित हुआ और अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बेहतर सुरक्षा मिली। यह क्या है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को क्या किया गया है, अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है। ठीक है, जागो ग्राहक जागो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के गठन और कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए देखते हैं इसका मॉडल आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन 1993 के राज्य महिला आयोग अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए किया गया। यह हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करता है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा करता है, सरकार को नीतिगत सुझाव देता है और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। आयोग योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और संकट में महिलाओं को कानूनी सहायता व पुनर्वास प्रदान करता है। ये सीधा सा क्वेश्चन था जो आपके छत्तीसगढ़ वुमेन आप देखेंगे छत्तीसगढ़ महिला आयोग, ठीक है, वुमेन कमीशन के बारे में क्या गया, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के तहत जानकारी प्रकट करने से 4 छूट क्या है, मतलब किन 4 क्षेत्रों में छूट दी गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन से आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको छूट दी गई है कि भाई वो आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे, वहां से आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। क्यों, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वहां से नहीं निकाल सकते। सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 के तहत कुछ जानकारियां सार्वजनिक हित और गोपनीयता की रक्षा के लिए प्रकट नहीं की जाती है। ये 4 मुख्य छूट कौन से हैं देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा और
प्रभुता यानी कि भैया नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी से रिलेटेड है तो भैया सेंसिटिव डेटा होगा। रक्षा, सुरक्षा और विदेश संबंधों से संबंधित जानकारी का क्या भैया राइट टू इंफॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया भाई कैबिनेट पेपर्स, जो डिसीजन लिए जाते हैं कैबिनेट पेपर्स, ठीक है, संघ या राज्य कैबिनेट के गोपनीय नीतिगत निर्णय को भी क्या किया जाता है भैया राइट टू इंफॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। अगला देखेंगे व्यापार रहस्य, बिजनेस सीक्रेट्स और बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी क्या किया गया है, छूट दिया गया है। वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील जानकारियां हैं भैया, अगर इनको क्या कर दिया जाएगा, खुलासा कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, बिजनेस में लॉस होगा, बहुत लोगों क्या इकोनॉमिकल लॉस, आर्थिक भी क्या हो सकता है भाई, कंट्री को भी लॉस हो सकता है। इसीलिए इन सारी चीजों को क्या आरटीआई के क्या किया गया है, इनको अलग करके रखा है। व्यक्तिगत गोपनीयता यानी कि पर्सनल प्राइवेसी जो है उसके बारे में, ऐसी जानकारी जो सार्वजनिक हित के बिना व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करेगी, वैसी चीजों को भी क्या किया गया है, क्या किया गया है, आपका करके रखा गया, इंक्लूड करके नहीं रखा गया। भैया आपको क्यों जानना है किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में, जब तक वो जानकारी आपके पब्लिक डोमेन को जब तक इफेक्ट नहीं करती तो किसी के पर्सनल लाइफ पे जानने की कोई जरूरत है नहीं। भैया आप कॉलोनी की आंटी तो नहीं है जो भाई दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो जानना है आपको, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर आपके भाई समाज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तब जानो, नहीं हो रहा है तो क्यों जानना, ठीक है। तो इन सारी चीजों को क्या किया गया है, आपका छूट मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब भाग 2 से 7वां क्वेश्चन पूछता है सेमीकॉन इंडिया 2024 और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन फंड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि 2 चीजों के बारे में पूछा है। पहला है सेमीकॉन इंडिया 2024 का बारे में पूछा गया, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सेमीकॉन इंडिया 2024 एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जो 11 से 13 सितंबर 2024 को वापस से सामसाई की, देखिए करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है। 2024 को इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदर्शनी, पैनल चर्चा और नेटवर्किंग के अवसर शामिल थे जो वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भूमिका पर केंद्रित थे। सेमीकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर पर आधारित था। अभी हाल ही में देखेंगे सेमीकंडक्टर से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारे न्यूज आए हैं, तो आप उसको नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन उसी में का दूसरा जो पार्ट है वो पूछता है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनोवेशन फंड के बारे में बताइए। तो ITSI फंड एक अमेरिकी पहल है जिसे 2022 में चिप्स एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स आप देख सकते हैं रिलेटेड है, स्थापित किया गया था। इस फंड का बजट 5 वर्षों में $500 मिलियन है। इसका उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और दूरसंचार नेटवर्क को मजबूत और विविध बनाना है। सेमीकंडक्टर भाई आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सेमीकंडक्टर भाई सैटेलाइट से लेके आपके स्मार्टफोन तक के चिप्स जो लगते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। भारत में कबड्डी का इतिहास क्या है भैया? कबड्डी तो बच्चा बच्चा हर गांव में खेलता है, हमने भी खेला है, आपने भी खेला है, तो कबड्डी के इतिहास के बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, सीधा सा क्वेश्चन है। कबड्डी एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसका इतिहास 400 वर्ष से अधिक वर्षों पुराना है। 4000 वर्षों से अधिक पुराना है। थोड़ा सा मैं कबड्डी में बह गया था, तो ये 4000 वर्षों से क्या है, अधिक पुराना है। इसका उल्लेख महाभारत जैसे प्राचीन गाथाओं में भी मिलता है। प्रारंभ में इसे गांवों में शारीरिक व्यायाम और आत्मरक्षा के रूप में खेला जाता था। शारीरिक व्यायाम बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता इसमें पड़ती है। बाद में यह स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ और 20वीं सदी यानी कि अभी की सदी 20th सदी में खेल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, जिससे संगठित टूर्नामेंट हुए। प्रो कबड्डी लीग देखते होंगे आप, प्रो कबड्डी अभी भी चल रहा है, की स्थापना हुई और इसे एशिया खेलों में भी शामिल किया गया, जहां पर भारत ने ऑलरेडी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, उसमें भी भारत ने भाई उसमें भी क्या बोलते हैं चैंपियनशिप उन्होंने जीता। भाई प्रो कबड्डी लीग पहले मैं बहुत देखता था, अब कम देखता हूँ। जैसे कि पहला सीजन जो है आपका जयपुर पिंक पैंथर ने जीता, दूसरा सीजन यू मुंबा ने जीता। तो भाई कबड्डी एक
एक प्रकार से देखेंगे एक ऐसा खेल है जो आप उससे रिलेट कर पाते हैं, उसमें दिमाग लगाना रहता है नहीं है, बल ज्यादा लगाना रहता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा। अब खेल से आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली किससे पूछता है? आपका जियोपॉलिटिक्स यानी कि भैया अंतरराष्ट्रीय विषयों पर पूछा गया प्रश्न है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कितनी प्रभावी रही है? भारत और आसियान कंट्रीज देशों के बीच सहयोग में संभावित क्षेत्र क्या क्या है? संभावित क्षेत्रों के बारे में बात करें। जो आसियान है मैं आपको बताऊंगा, ये वापस से एक क्षेत्रीय संगठन है। जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके बीच का क्या है? एक रीजनल क्या है? संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों की मजबूत किया है, जिसमें बढ़ा हुआ व्यापार, रक्षा सहयोग और IMT-GT तथा मेकॉन्ग इंडिया जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं शामिल हैं। यह सांस्कृतिक और जनसंख्या स्तरीय आदान प्रदान को भी बढ़ावा देती है। भारत और आसियान देशों के बीच सहयोगी के संभावित क्षेत्र हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा, अवसंरचना विकास, समुद्री सुरक्षा, कौशल विकास, पर्यटन और क्षेत्रीय व्यापार, जो आपसी विकास और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है। इंडो पैसिफिक रीजन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी, वहाँ पर सिक्योरिटी हमारे ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके संदर्भ में भी पूछा गया है। ठीक है, वो संभावित क्षेत्र है, तो उसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते थे? लिख सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका भाग 3 से आ रहा है। अपार ID, जितने भी अगर आप में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो शिक्षक होंगे, जो स्कूल में पढ़ाते होंगे, उनको अच्छे से पता है कि भैया अपार ID क्या है। अपार ID का पूरा रूप और उद्देश्य लिखे, यानी कि उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोल रहा है एक्चुअली। देखेंगे अपार ID का पूर्ण नाम क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंटिंग रजिस्ट्री है। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत छात्रों के लिए एक अद्वितीय जीवन काल डिजिटल ID है, जो सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड, डिग्री, पुरस्कार और छात्रवृत्तियों को एकत्रित करती है, यानी कि स्कॉलरशिप को एकत्रित करती है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं, सीधी सी बात है, एकीकृत शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाए रखना। दूसरा बोलता है संस्थाओं के बीच छात्रों की सहज गतिशीलता सुनिश्चित करना। जब ट्रांसफर होता है भैया एक स्कूल से दूसरे स्कूल, या फिर स्कूल से कॉलेज या कॉलेज से दूसरे कॉलेज जब होता है, तो उसमें आपको कभी सहजता मिलेगी। लचीले अध्ययन के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ एकीकरण। और अगला बोलता है शैक्षणिक रिकॉर्ड की सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है अपार ID। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि भैया सीधी सी बात है अपग्रेडेशन। उन्नयन मतलब अपग्रेडेशन, उन्नत करना। राष्ट्रीय योजना ITI उन्नयन का उद्देश्य भारत भर के ITI को आधुनिक और सशक्त बनाना है। यह अवसंरचना सुधार, संकाय परीक्षण, उद्योग संबंध पाठ्यक्रम और आधुनिक उपकरण प्रदान करने पर केंद्रित है। यह योजना कौशल विकास, रोजगार योग्यता और छात्रों के उद्योग तैयारी को बढ़ावा देती है। सरकार के स्किल इंडिया मिशन का समर्थन करती है और तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा में युवाओं की भागीदारी बढ़ाती है। यह आपका ITI अपग्रेडेशन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के 3 चरण लिखें। 3 चरणों के बारे में लिखने को कहा गया है। कोठारी आयोग जिसका गठन 1964-1966 में किया गया था, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए 3 चरण प्रस्तावित किए गए थे। पहला चरण के बारे में बोल रहा जो 1968 से लेकर 1970 में है, जहां पर कहता है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है। दूसरा चरण बोलता है 1971 से लेकर 1980 प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन सुनिश्चित करना। तीसरा चरण बोलता है 1981-1985 तक कि भाई प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक
प्रतिधारण और पूर्णता प्राप्त करना। प्रतिधारण यानी कि रिटेंशन, भाई उनका नामांकन हो तो उनको रोक के रखना, ऐसा नहीं कि भैया ड्रॉप आउट लेके भाग जाना है, स्कूल से छोड़ के चले जा रहे हैं, आ रहे ही नहीं पढ़ने, तो उनके प्रतिधारण और पूर्णता प्राप्त करना, ड्रॉप आउट दर कम करना और सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। ये 3 चरण आपके कोठारी आयोग ने क्या किए थे, प्रस्तावित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत अभियान के उद्देश्य और प्रभाव के बारे में इन्होंने पूछा है। चलिए देखते हैं क्या क्या उद्देश्य और क्या क्या प्रभाव है। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया उच्च शिक्षा संस्थानों और ग्रामीण भारत से जोड़ने और विकासात्मक चुनौतियों को हल करने के लिए है। उद्देश्य क्या है देखते हैं, उद्देश्य लाइन से पढ़ते हैं। ग्रामीण आजीविका में सुधार करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, ज्ञान हस्तांतरण को सक्षम बनाना। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भैया ग्रामीण क्षेत्रों पे, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार, नवीन तकनीकों का अपनाना, स्थानीय समुदायों को सशक्तिकरण, कौशल विकास, गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर पहुंच। ये क्या है आपका उन्नत भारत अभियान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के बारे में लिखें। अब चलिए बढ़िया, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, देखे थे हम पार्ट 3 में, तो भैया शैक्षणिक संस्थान के बारे में हमको पढ़ना है। तो चले देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1993 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह एनसीईआरटी आप बहुत वेल नोन होंगे, एनसीईआरटी की बुक्स आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, का एक घटक संस्थान है। यह व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का पर केंद्रीय संस्थान है। यह शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शोध और पाठ्यक्रम विकास प्रदान करता है, नवाचारी शिक्षण सामग्री विकसित करता है और स्कूल व उच्च शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के समावेशन को बढ़ावा देता है। PSSCIVE भारत में रोजगार योग्यता और कार्यबल की तैयारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेसिकली किस पे बेस्ड है आपका, व्यावसायिक शिक्षा पर। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। खंड 3 में देखते हैं कि क्या क्या है। शब्द सीमा कितनी है, 100 है। अंक कितने हैं, 8 है। प्रत्येक 8 है। भाग 1 में देखते हैं। 14वां क्वेश्चन बोलता है सामाजिक विकलांगताएं क्या है, सोशल डिसेबिलिटीज क्या है। सामाजिक विकलांगताओं को लागू करने पर दंड की व्यवस्था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1925 ऑलरेडी हम कर चुके हैं उस क्वेश्चन को वापस से यहाँ पर क्या करना है, हमको लिखना है। तो सीधी सी बात है, लेकिन पहले हमको किसके बारे में बताना पड़ेगा, सामाजिक विकलांगताएं क्या है उनके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। सामाजिक विकलांगताएं वे भेदभावपूर्ण प्रथाएं और प्रतिबंध हैं जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों पर अछूतत्व यानी कि अनटचेबिलिटी के कारण लगाए जाते हैं। इनमें सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश निषेध, वस्तुएं ना बेचना या सेवा ना देना और सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक गतिविधियों से वंचित करना शामिल है। अब इसका दंड क्या है भैया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑलरेडी हम वहां लिख चुके हैं, उसी को यहाँ पे हमको क्या करना है, वापस से रिपीट करना है के तहत किसी को सामाजिक विकलांगताएं लागू करने पर 6 महीने तक का कारावास, 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड हो सकता है। यह अधिनियम समानता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अछूतत्व समाप्त करने और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए का लक्ष्य रखता है। भाई सीधी सी बात है, सोशल डिसेबिलिटी आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया, उसको परिभाषित कर दिया। फिर वही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है, वापस से पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन
समझाइए, चलिए समझाइए क्या है भाई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार अधिकृत अधिकारियों को किसी भी परिसर, फैक्ट्री, उद्योग या ऐसे स्थान में प्रवेश करने की अनुमति देता है जहां पर्यावरणीय खतरे हो सकते हैं। ये अधिकारी प्रक्रियाओं, उपकरणों, उत्सर्जन, जल व वायु प्रदूषण और संबंधित जो रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं। वे नमूने ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं और दस्तावेज पेश करने की मांग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण मानकों के पालन की निगरानी करना, प्रदूषण रोकना और सुधारात्मक कार्रवाई करना है। निरीक्षण में उल्लंघन पाए जाने पर दंड, सुरक्षात्मक निर्देश या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह प्रावधान भारत में पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सीधा सा क्वेश्चन था, सीधा सा आंसर था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, 16वां क्वेश्चन बोलता है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों में भूमि अधिकार और पारंपरिक वन अधिकार कैसे सुरक्षित किए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। भूमि और वन, अगर आप देखेंगे भाई छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी जनसंख्या है वो बहुत आयत है और उनकी पहचान है भैया जल जंगल जमीन, जल जंगल और जमीन, भूमि और वन। तो उससे संबंधित जो अधिकार है उनके बारे में क्या गया है, पूछा गया है, जो हम ऑलरेडी इसको हम क्या करते हैं डिटेल में हम क्या क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन उनको भाई आप जानते तो हैं कि भैया हाँ आदिवासियों के लिए क्या उनका जल जंगल जमीन उनकी पहचान है, लेकिन आप उसको डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो आप उसके डिटेल आंसर लिख पाएंगे कि भैया लिखना क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों के भूमि और पारंपरिक वन अधिकार मुख्य रूप से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत सुरक्षित है, जो अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके ऐतिहासिक रूप से उपयोग किए गए भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है। राज्य ने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट लागू किया, जिससे आदिवासी समुदायों को वन क्षेत्रों पर नियंत्रण मिलता है और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, कुछ आदिवासी समूह होते हैं जिनको महत्वता दी जाती है, ठीक है, के लिए आवासीय अधिकारियों को मान्यता दी गई है। ग्राम सभाएं इन अधिकारों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे स्थानीय निर्णय निर्माण और स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। हालांकि कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे लंबित दावे, नौकरशाही में देरी और कभी-कभी वन अधिकारियों का विरोध। प्रभावी सुरक्षा और आदिवासी भूमि व वन संसाधनों के सतत उपयोग के लिए निरंतर जागरूकता अभियान और कड़ाई से परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों के लिए भूमि अधिकार और वन अधिकार के बारे में उसमें पूछा गया था, तो ये उसका उत्तर है। चलिए अब देखते हैं पार्ट 2। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, विश्व और भारत में हॉकी का ऐतिहासिक विकास क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। यानी कि वापस से क्या बोल रहा है भैया, 2 सेक्शन में पूछ रहा है भैया, वर्ल्ड में क्या था और आपका इंडिया में क्या था। चलिए देखते हैं विश्व में और भारत में कैसा विकास हुआ। हॉकी जो है एक प्राचीन खेल है, हम अच्छे से जानते हैं, भारतीय बहुत अच्छे से जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी को। तो हॉकी गेम को हम सब जानते हैं। हॉकी एक प्राचीन खेल है जिसकी उत्पत्ति 4000 साल से भी पहले मानी जाती है। मिस्र, ग्रीस और फारस, पर्सिया जिसको बोलते हैं में छड़ी और गेंद, स्टिक और बॉल का गेम से खेले जाने वाले खेल इसके प्रारंभिक रूप है। आधुनिक फील्ड हॉकी का विकास 19वीं सदी के इंग्लैंड में हुआ, जहां 1869 में मानकीकृत नियम स्थापित किए गए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई। हालांकि पुरुषों के लिए 1908 और महिलाओं के लिए 1980 में ओलंपिक खेल में इस खेल को शामिल किया गया। आज यह यूरोप, एशिया और ओशिनिया वो देश जो आपके ओसेनिक कंट्रीज हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो आप देखेंगे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनको देखो हम बेसिकली क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट मानते हैं, बट ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, जैसे कि न्यूजीलैंड भी है भैया पार्ट है, तो वहीं छोटे छोटे और देश भी है, फीजी है, तो वैसे देशों को ओशिनिया में पेशेवर रूप से क्या किया जाता है,
खेली जाती है। अब भारत में इसका विकास कैसा हुआ, ठीक है, तो भारत में इसका विकास, भारत में हॉकी का ऐतिहासिक विकास देखते हैं। हॉकी 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में लाया गया, ऑब्वियसली बात भैया ब्रिटिशर्स ही लेके आए होंगे। भारत ने जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हॉकी पर प्रभुत्व हासिल कर लिया, सीखने में तो हम एक्सपर्ट हैं। 1928 में पहला ओलंपिक गोल्ड भारत ने जीता और कुल 11 ओलंपिक पदक प्राप्त किए, जिनमें से 8 स्वर्ण शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों ने भारत की वैश्विक हॉकी श्रेष्ठता में योगदान दिया। हालांकि भारतीय खेल संस्कृति में गहराई से समाहित हॉकी भारत खेल संस्कृति में गहराई से समाहित है और हॉकी इंडिया लीग जैसे लीगों और जमीनी स्तर के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इसके महत्व को पुनर्जीवित करने की प्रयास की जा रही है, ठीक है। हालांकि पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अब थोड़ा सा कम पॉपुलर है। अगर आपको इसके इतिहास के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो आप एक फिल्म देख सकते हैं, जब भी आप क्या रहें फ्री रहें, जो गोल्ड मूवी आई थी अक्षय कुमार की, वो देखें तो आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाएगा। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसमें कहता यह है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा चुनौतियों और समाधान की व्याख्या कीजिए। प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। बेसिकली इसमें ये बोल रहा है, आप समझेंगे कि हाल ही में जो बांग्लादेश में जो घटना घटी, जिस प्रकार से शेख हसीना की सरकार को वहाँ से हटाया गया, तो उसके बाद एक कंडीशन ये बन गई है कि भारत का एक मित्र देश हुआ करता था बांग्लादेश, जहां पर आप देखेंगे कि बांग्लादेश का झुकाव शेख हसीना की सरकार में भारत के प्रति था। लेकिन अब जब उनकी सरकार वहां से चली गई है तो जो सरकार आई है वो थोड़ी सी एंटी इंडियन सेंटीमेंट रखती है, तो जिसके कारण कुछ चैलेंजेस हमारे लिए डेवलप हो जाते हैं। तो उसको फोकस करते हुए, उस पर बेसिस बनाते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया था। भैया अब देखते हैं चुनौतियां कौन कौन सी हैं। पहले चुनौतियां, सीमा विवाद, रियासतों और नदियों की सीमाओं पर विवाद अधिकांश हल हो चुके हैं, फिर भी कभी कभी स्थानीय तनाव रहते हैं। भाई आप देखेंगे जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है वो बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संरचना है, जैसे कि नदी है, जंगल हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हर जगह जो फेंसिंग, जैसे हमने भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम देखते हैं जिस प्रकार से फेंसिंग है, वैसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जिसके कारण वहाँ पे निगरानी रखना यानी कि सर्वेलेंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वही कारण करता है अवैध आव्रजन लिखा है, लेकिन सीधी सी बात है, जो माइग्रेशन होता है, जो आपका प्रवास होता है, अवैध प्रवास की बारे बात कर रहा है, जहां पे सीमा पार आंदोलन के कारण जनसंख्या संरचना और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, अगर वहां पे कुछ प्रकार की जैसे घटना हुई तो जो बांग्लादेशी लोग हैं वो प्रवास करके किधर आ जाते हैं, आपका भारत में आ जाते हैं। अब भारत में आने के बाद दिक्कत क्या होती है कि आप ये देखिए कि जो बांग्लादेश के लोग हैं या पश्चिम बंगाल के लोग हैं या आसाम के लोग हैं, वो दिखने में एक समान है भाई, उनकी जो बोली है वो भी एक जैसी है। आप उनके बीच में अंतर स्पष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए बेसिकली जो उनकी एथनिसिटी है वो सेम ही है। क्योंकि भारत पहले तो आप देखेंगे भी पार्टीशन से पहले क्या था, एक ही था, और जो आज के देश में जो बांग्लादेश है वो उस समय का बंगाल हुआ करता था। तो उसी के चलते ये उनके बीच में भिन्नता ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या संरचना और सुरक्षा पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखेंगे जल साझेदारी, तीस्ता जैसी नदियों के जल वितरण पर संघर्ष। अब देखेंगे जब कोई नदी दो देशों के बीच से गुजरती है तो उसके पानी यानी कि जल का बंटवारा भी क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। हमारी दो प्रमुख नदियां, एक तो हमारी गंगा और दूसरे ब्रह्मपुत्र, दोनों जाकर कहां से जाती है, बंगाली खाड़ी में किधर से जाती है, आपका बांग्लादेश से। जहां फरक्का बराज से जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, जब गंगा को हम दो भागों में बांटते हैं तो उसकी एक शाखा और ब्रह्मपुत्र की शाखा जो है, मतलब ब्रह्मपुत्र की शाखा नहीं, ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में जाते हैं। वैसे तीस्ता रिवर की वही, जैसे भैया पानी है, उस नदी के जल का वितरण कैसे किया जाएगा, उस पर भी क्या होता है संघर्ष, एक चुनौती है किस प्रकार से किया जाए। कभी वो बोलते हैं कि हमको ज़्यादा पानी दो, कभी हम बोलते हैं कि हमको ज़्यादा पानी चाहिए। तो उसके बंटवारे को लेकर क्या होता है, थोड़ा सा संघर्ष होता है। अब बात देखते हैं व्यापार असंतुलन। असमान व्यापार और गैर शुल्क बाधाएं आर्थिक सहयोग को प्रभावित करती है।
भाई आप देखेंगे जो असमान व्यापार मतलब इसको हम इकोनॉमिकल टर्म में हम पढ़ते हैं, ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक चैप्टर है। तो किसी भी कंट्री के साथ हमारा जो व्यापार कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहां से ज्यादा सामान मंगा रहे हैं, यहाँ से ज्यादा सामान वहां बेच रहे हैं, ठीक है। अब हाल ही के कुछ समय में ये देखा गया है कि जिस प्रकार से चाइना का डोमिनेंस इंडिया के आसपास के कंट्रीज में पड़ा है, तो वहां की इकोनॉमी में वो थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश की है, ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड इंबैलेंस करके अपने तरफ उनका ट्रेड क्या कर सके, फोकस कर सके। तो हमारे आसपास के देशों के साथ हमारा व्यापार सुचारू रूप से और आप बोले कि भैया समान रूप से हो, वह भी एक हमारे लिए क्या है, चुनौती है। तो वहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्यापार असंतुलन है, उसको क्या करना है, संतुलित करना है। दूसरा, सुरक्षा और आतंकवाद। भाई सीधी सी बात है, सीमा पर तस्करी और विद्रोही गतिविधियां सुरक्षा के लिए खतरा है। मैंने जैसे बोला कि भैया आपका जो सीमा है वो जटिल है, तो यहाँ से तस्करी क्या होती है आसानी तरीके से, क्या है, बांग्लादेश में लोग, जैसे आतंकवादी कोई संगठन है वो बांग्लादेश पहुंच गए, बांग्लादेश से वो क्या जंगल के रास्ते कहाँ पहुंच जाएंगे, भारत पहुंच जाएंगे। वैसे भी आप देखेंगे जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहाँ पर तनाव बहुत ज़्यादा बना रहता है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में बात करें, या फिर हम चिकन नेक की बात करें, या फिर वेस्ट बंगाल के पास से लेके हम जो रेड कॉरिडोर हम जो पढ़ते हैं, उसमें भी क्या है, यहाँ से क्या है आपका इलीगल जो आपके आर्म्स, एम्यूनेशन या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग जो सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें करना आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों बीच के देशों के बीच की जो सीमा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा जटिल है। तो भैया अब आप देखेंगे जैसे कि यहाँ से बहुत सारे गायों को वहाँ बांग्लादेश ट्रांसफर किया जाता है, गायों में सामान भर के, गाय पेट काट के उसके अंदर सामान भर के क्या किया जाता है, तस्करी, उनकी तस्करी की जाती है। एक बहुत अच्छा किस्सा है, अगर आप देखेंगे कि जो 5 रुपए का पहले सिक्का आता था वो ज्यादा मोटा हुआ करता था। 5 रुपए के सिक्के यहाँ से इकट्ठा करके क्या करते थे, बांग्लादेश ले जाते थे, और बांग्लादेश में क्या किया जाता था, उसको क्या किया था, मिंट कर, मतलब उसको पिघला कर उसको उसके ब्लेड बनाए जाते थे। जो ब्लेड हम रेजर ब्लेड यूज करते हैं वो ब्लेड उससे बनता था, और उस ब्लेड से जो कीमत आती थी वो 5 रुपए से अधिक होती थी। तो इस प्रकार से भी क्या होता है कि भैया अवैध गतिविधियां की जाती हैं। तो उस सारी चीजों को क्या करना, इन सारी चीज़ों का समाधान क्या है, उसके सुझाव हमको करना है। तो फिर सुझावी समाधान जो हम दे सकते थे प्रश्न में, वो क्या है, द्विपक्षीय संवाद और नदियों के जल समझौतों को मजबूत करना जरूरी है। दूसरा, सीमा प्रबंधन और निगरानी तकनीकी को बढ़ाना, ये भी जरूरी है। व्यापार सुविधा और संयुक्त आर्थिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना। हमने एक प्लान बनाया था कि भैया कलकत्ता से ढाका, ढाका से फिर आपका कहाँ, आइजोल तक क्या बने, एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बने। तो क्या होगा, इससे बांग्लादेश को भी फायदा होगा और इंडिया को भी फायदा होगा, तो कनेक्टिविटी ही बढ़ेगी। सीधी सी बात है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, पूर्वोत्तर के जो राज्य है, और भारत का जो मेनलैंड भारत है, उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। किसके थ्रू, ढाका के थ्रू। ढाका कहाँ की राजधानी, आपके बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, सांस्कृतिक और जन संपर्क बढ़ाकर विश्वास निर्माण करना। हाँ, अभी जैसे मैंने बोला कि हम ऐतिहासिक रूप से एक समान, एक रूप के ही थे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी संस्कृति जब भी इतनी मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से संबंध बना सकते हैं, जो एक दूसरे पर क्या करेगा, विश्वास का निर्माण करेगा। अब आतंकवादी रोधी सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना। भाई आपके यहाँ कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है तो आप हमारे इंटेलिजेंस को शेयर करें, हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है तो हम आपके यहाँ के इंटेलिजेंस को क्या करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार से जो आतंकवाद जैसी समस्या है उससे हम क्या कर पाए, निवारण कर पाए। इन कदमों से दोनों देशों के बीच स्थिर, सहयोगात्मक और पारस्परिक लाभकारी संबंध सुनिश्चित हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन था जो हम करंट अफेयर के थ्रू आसानी से डील कर सकते हैं। अब देखते हैं भाई, भाग 3 से प्रश्न आ गए हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, भारत में कौशल विकास के बावजूद योग्य मानव संसाधन और उसकी रोजगार योग्यता एक बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हम इतने सारे मिशन चला रहे हैं, इतने सारे स्कीम चला रहे हैं कि हमारा जो मानव संसाधन है वो उन्नत रूप का हो, लेकिन फिर भी रोजगार योग्यता भाई अभी भी क्या है, बेरोजगारी बनी हुई है। क्या है इसका मसला, आपको उसका उत्तर देना था। तो उत्तर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी
पहले होने के बावजूद योग्य और रोजगार योग्य कार्यबल तैयार करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मुख्य समस्या है कि उद्योग की मांग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच असंगति। भाई ये बहुत जाहिर सी चीज है जो आप आसानी से लिख सकते थे। क्या बोल रहा है? मुख्य समस्या उद्योग की मांग अलग है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आप कुछ उनको प्रशिक्षित अलग तरीके से कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या है? गैप है। तो उस असंगति के बारे में हमको डिस्कस करना था। व्यावसायिक प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता, भाई क्वालिटी बहुत पुअर है। कौशल विकास केंद्रों में अपर्याप्त अवसंरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त महिलाओं और हाशिए के समूह यानी कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है की कम भागीदारी, आधुनिक तकनीक के प्रति सीमित पहुंच और सॉफ्ट स्किल की कमी रोजगार योग्यता को प्रभावित करती है। एम्प्लॉयबिलिटी को क्या करती है? इफेक्ट करती है। भारत में बड़ी संख्या में स्नातक तैयार होते हैं, लेकिन केवल कुछ ही उद्योग तैयार मानकों को पूरा करते हैं। पाठ्यक्रम का उद्योग अनुरूप समन्वय, उद्योग सहयोग, डिजिटल प्रशिक्षण और सतत कौशल उन्नयन रोजगार योग्यता और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। भाई हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी बन चुकी है जहां पर हम हर साल इतने ग्रेजुएट्स हम क्या करते हैं भैया, बनाकर देते हैं। हमारी जो शैक्षणिक संस्था है भैया आपको क्या कर देंगे, लो भैया आप ग्रेजुएशन का पेपर ले जाओ, आप बीएससी बीए, आप बीकॉम में आप एमए एमकॉम। लेकिन भाई जब वो जाते हैं मार्केट में जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, मान के इंडस्ट्री डजन मीन कि भैया वही इंडस्ट्री, भाई कारखाने नहीं। भाई जब वो क्या आते हैं कि बाहर आते हैं, जब अपने रोजगार को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वहां पर ये क्या देखते हैं कि भैया उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है, जो उनकी शैक्षणिक क्षमता है या उनको जो प्रशिक्षण मिला है, उसके जैसा ही कोई रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। जैसे मान के चलिए कि जॉब रिक्वायरमेंट है आपका क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है। अब वहीं पे मान के चलिए कि भैया आपने क्या किया, पीजीडीसीए। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और पीजीडीसीए के बीच में बहुत बड़ा गैप है। भाई आप सीएस पढ़ते, ऊपर पढ़ते, आगे पढ़ते तो क्या होता कि उस जॉब को आप अच्छे पूर्ण रूप से कर पाते। आप ऐसे देखेंगे कि जो उद्योग है, जो हमारे यहाँ उद्योग है, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि भैया इस स्टैंडर्ड में हमको क्या चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए या फिर हम क्या चाहिए, हमको वर्कर्स चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या फोकस किया जाता है भाई, लिखित परीक्षा पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि प्रैक्टिकल्स पे। भाई प्रैक्टिकल्स पे आप फोकस करेंगे तो क्या होगा भाई, जो आपका युवा है, जो आपका जो अभ्यर्थी है, जो आपका जो भी बच्चा पढ़ रहा है या युवा पढ़ रहा है, वो क्या होगा भाई, उसको कौशल प्रदान करिए तो वो क्या कर पाएगा भाई, सीधी सी बात है, रोजगार क्या कर पाएगा, सृजन कर पाएगा। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर क्या करना था, चर्चा करना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीटीई के तहत नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग क्या है? नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत भर में शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षकों का समर्थन और मार्गदर्शन करना है। इसका मुख्य लक्ष्य एक संरचित मेंटरशिप प्रणाली बनाना है जिसमें अनुभवी शिक्षक और पेशेवर नव शिक्षकों को मार्गदर्शन, ज्ञान साझा करना और करियर सहायता प्रदान करना शामिल है। एनएनएम में शिक्षण गुणवत्ता, पेशेवर विकास और शिक्षण कौशल को सुधारने पर केंद्रित है जिससे प्रभावी कक्षा अभ्यास सुनिश्चित हो। मिशन 1 से 1 मतलब मेंटरशिप 1 to 1 जो मेंटरशिप होता है, सहकर्मी शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों के शिक्षकों तक पहुंच को बढ़ावा देता है। मेंटरशिप संस्कृति को बढ़ावा देकर एनएनएम शिक्षक की क्षमता, प्रेरणा और निरंतरता में सुधार लाने का प्रयास करता है, जो अंततः पूरे देश में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। भाई सीधी सी बात है, ये फोकस किस पे कर रहा है, टीचर्स पे फोकस कर रहा है कि भाई जितने अच्छे टीचर्स को हम ट्रेन करेंगे उतना ही हमारा जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। बेसिकली इस मिशन का कहना यही है। मेंटरशिप मिशन फॉर हुम, फॉर द टीचर्स, भाई शिक्षकों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। AICTE का कर्मा मिशन के बारे में लिखे। कर्मा मिशन के बारे में लिखे। कर्मा मिशन क्या है, देखते हैं कर्मा मिशन क्या है। नॉलेज एसिमिलेशन एंड रिसर्च इन द मॉडर्न एज।
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की पहल है, जिसका उद्देश्य तकनीकी संस्थानों में छात्रों और शिक्षकों के बीच अनुसंधान, नवाचार और विकास, कौशल विकास को बढ़ावा देना। भाई किसके बारे में बोल रहे हैं? रिसर्च, इनोवेशन और आपका स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। इसका उद्देश्य है अनुसंधान संस्कृति को बढ़ाना, शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी बहुत ज्यादा क्या चर्चा में है, एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और जैसी उभरती तकनीकों का समर्थन करना। कर्मा संस्थानों को अनुसंधान परियोजनाओं और नवाचार गतिविधियों के लिए वित्त पोषण, मेंटरशिप और अवसंरचना समर्थन प्रदान करता है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहा है, फिर वित्त पोषित भाई फाइनेंशियली उनको सपोर्ट भी कर रहा है। और क्या बोलता है? यह मिशन उद्यमिता, विकास और ज्ञान आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर भी जोर देता है, जिससे छात्र और शोधकर्ता राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सके और तकनीकी शिक्षा को उद्योग की जरूरतों और वैश्विक तकनीकी प्रगति के अनुरूप बनाया जा सके। भाई इंटरनेशनली भी हमको क्या करना है? भाई कंपीट करना है दूसरे देशों से, तो उसके लिए ये आपका क्या है? कर्मा मिशन है। अब देखते हैं अगला सेक्शन है आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 शब्द सीमा 125 और अंक कितने मिलेंगे? यहाँ पर 10 मिलेंगे। इस खंड पर और जो 5वें खंड पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें आपको सारे प्रश्न आपको क्या नहीं करने? अटेम्प्ट नहीं करने। क्यों नहीं करना? इसमें ये बोलता है कि भैया एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन में आप या तो पहला वाला करें या तो फिर आप दूसरा वाला करें। दोनों में से केवल एक ही प्रश्न को क्या करना है? आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन सा आप अटेम्प्ट कर सकते थे। बेसिकली इसमें पार्ट 2 से पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन या तो खेल के क्षेत्र से पूछा गया होगा या तो अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र से पूछा गया होगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया खेल के क्षेत्र से, वो बहुत सारे, अगर आप देखेंगे कि भाई जो मेल कैंडिडेट हैं, जो लड़के हैं जो क्रिकेट में जो ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, उनके लिए बहुत आसान था। तो ज़्यादातर लोग इसी को उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि दूसरा क्या जियोपॉलिटिकल है, वहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ता है। देखते हैं प्रश्न बोलता है क्रिकेट के नियम के अनुसार बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? उन्हें सूचीबद्ध और विस्तार से समझाइए। भाई क्रिकेट में कितने प्रकार से बल्लेबाज को क्या किया जा सकता है? आउट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। क्रिकेट के नियमों के अनुसार बल्लेबाज को 10 तरीकों से आउट किया जा सकता है। इनमें से तो 7-8 तो मुझे पता थे, 1-2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है बोल्ड। पहला तो बोल्ड ऑब्वियस सी बात है, गेंद सीधे स्टंप से टकराए और बेल्स को गिरा दे। बेल्स यानी जो गिल्ली लगी रहती है वो गिल्ली क्या हो जाए? भाई जो स्टंप के ऊपर जो गिल्ली लगी है वो क्या हो जाए? वो वहां से हट जाए, मिसप्लेस हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? बोल्ड, जब बॉल डायरेक्टली लगती है। दूसरा है कॉट, जिसको हम कैच बोलते हैं। गेंद जमीन को छुए बिना क्षेत्र रक्षक यानी कि फील्डर, विकेट कीपर या गेंदबाज द्वारा पकड़ी जाए। ठीक है, बिना जमीन को कैच कर लिया तो उसको भी क्या माना जाता है? आउट माना जाता है। उसके बाद LBW, लेग बिफोर विकेट, अगर गेंद बल्लेबाज के पैरों या शरीर को हिट करके स्टंप को बचाने के लिए रोका गया और अंपायर को लगता है कि गेंद स्टंप्स को हिट करती, मतलब इसमें स्टंप्स को हिट नहीं कर रहा है बॉल, सीधी सी बात है। क्या हो रहा है कि भैया आपने गेंद फेंका, आपने पैर से रोक लिया, लेकिन यह देखा गया कि आपके पैर के पीछे क्या स्टंप्स है। अगर वहां पे पैर नहीं आता तो क्या होता कि बॉल सीधा स्टंप्स को लगती, तो वो एक प्रकार से अवरोधक है। तो उस अवरोधक को क्या माना जाता है कि भैया इसमें लगा है, आगे स्टंप में लग सकता था, तो उसको भी क्या बोला जाता है? आउट माना जाता है। अगर गेंद किस दिशा में जा रही है? स्टंप की दिशा में जा रही है। ठीक है, दूसरा अगला देखते हैं रन आउट। बल्लेबाज रन लेने के दौरान विकेट पर पहुंचने से पहले गेंद स्टंप को हिट करे। भाई अगर रन लेने के लिए क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है। जब हिट करते हैं तो भाई दोनों जो बल्लेबाज होते हैं वो दौड़ना चालू करते हैं। अगर वो जब तक क्रीज तक नहीं पहुंचते और बॉल अगर हिट कर दिया तो क्या हो जाता है? आउट माना जाता है। अगर वो क्रीज तक नहीं पहुंच पाए तो उसको क्या बोलते हैं? रन आउट। अगला है स्टंप। विकेट कीपर गेंद पकड़कर बिना बल्लेबाज की मदद के विकेट को हिट करे जब बल्लेबाज क्रीज से बाहर हो। भाई सीधी सी बात है, यहां क्या बोल रहे हैं कि भाई विकेट कीपर पीछे खड़े रहते हैं स्टंप्स के, अब बल्लेबाज रन अटेम्प्ट कर ही नहीं रहा है, वो रन दौड़ना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी क्रीज के बाहर चला गया और उसने गेंद पकड़ क्या कर दिया? विकेट को, मतलब जो आपके स्टंप को क्या है उसने हिट कर दिया और बेस को क्या कर दिया? डिसलॉज कर दिया। तो उसको भी क्या माना जाता है?
आउट माना जाता है। ठीक है, दोनों में बस ये अंतर है कि इसमें रन अटेम्प्ट किया जाता है और इसमें रन अटेम्प्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टंप हो गया और रन आउट हो गया। कितने हो गए? 5 हो गए। और देखते हैं बाकी हिट विकेट। बल्लेबाज खुद स्टंप को हाथ, बैट या शरीर से हिट कर दे तो भी उसे क्या माना जाता है? विकेट माना जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड, फील्डिंग में बाधा डालना। बल्लेबाज जानबूझकर गेंद या फील्डर को रोककर खेल में बाधा डाले तो उसको भी क्या माना जाता है? विकेट माना जाता है। ठीक है भाई, जरूर भाई, अब दूसरे को क्या करोगे? रोकोगे, विकेट लेने से रोक रहे हो, खेलने से रोक रहे हो भैया। अब मान के चलो उसके पास कैच आ रहा हो, जाके उसे टकरा गए तो क्या है? वो तो गलत है, तो उसको भी विकेट माना जाता है। अगला है हैंडल द बॉल, हैंडलिंग द बॉल। बल्लेबाज गेंद को बिना अंपायर की अनुमति के हाथ से छू ले। अब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में शामिल किया गया है इसको, तो वो भी क्या माना जाता है? अगर बिना एम्पायर से पूछे, अगर बैट्समैन बॉल को पकड़ता है, एक बल्लेबाज गेंद को पकड़ता है तो उसको भी क्या माना जाता है? विकेट माना जाता है। अगला है टाइम आउट। टाइम आउट, नया बल्लेबाज, अब देखिए क्या होता है, एक मान के चलिए एक बल्लेबाज आउट हो गया, अब उसको बाहर जाना पड़ेगा। अब दूसरे नए बल्लेबाज को क्या आना पड़ेगा? मैदान में आना पड़ेगा। अगर वो नया बल्लेबाज निर्धारित समय यानी कि 3 मिनट में क्रीज पर प्रवेश ना करे तो उसको भी विकेट करार दिया जाएगा। अगर वो 3 मिनट के अंदर नहीं पहुंच पाया क्रीज तक के तो उसको आउट माना जाता है। हिट द बॉल ट्वाइस, दूसरी बार गेंद मारना, मतलब 2 बार गेंद को मारना। बल्लेबाज जानबूझकर गेंद को हिट करे केवल अपने विकेट की सुरक्षा के लिए, हिट को छोड़कर। देखिए यहां पे क्या होता है कि अगर बैट्समैन अगर बॉल को 2 बार हिट करता है अपने बैट से या अपने बल्ले से, बल्लेबाज क्या करता है 2 बार अगर उसको हिट करता है तो उसको आउट माना जाता है। जैसे आपने लगान मूवी देखोगे, उसमें एक किरदार है जो बॉल को क्या करता था, पहले उठाता था फिर उसका छक्का मारता था, तो वो सही तरीका नहीं है, उसको भी क्या मानता है? विकेट माना जाता है। लेकिन यहां पर एक छूट दी गई है। कभी कभार क्या होता है कि आप बैटिंग कर रहे हैं, आपके बैट से बॉल लग गया, ठीक है, हिट नहीं हुआ, वो बॉल क्या हुआ, मान के चलिए वहीं पे स्पिन घूमना चालू हुआ, घूमते घूमते आपके स्टंप की तरफ जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वो घूमते घूमते जा रहा है, तो आप बैट से उसको क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। ठीक है, आपको वापस उसको ऐसे पकड़ कर मारना नहीं, उसको आप रोक सकते हो। तो वैसे चीजों को, या फिर पैर से रोक सकते हो, तो उसको क्या किया जाता है? उसको क्या बोला जाता है? भैया ये विकेट नहीं है, इसने क्या किया भैया? अपने सुरक्षा, मतलब अपने विकेट की सुरक्षा के लिए क्या किया? उसने बल्ले का दोबारा उपयोग किया है, तो उसको विकेट नहीं बनाता। लेकिन अगर वो 2 बार हिट कर रहा है मारने के लिए, पहली बार हिट किया नहीं पड़ा, दूसरी बार हिट किया, तो मतलब क्या है? उसको विकेट माना जाएगा। इन तरीकों से खेल में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है और खेल की निष्पक्षता बनी रहती है। ठीक है, चलिए अब इसके, अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बन रहा था तो आप दूसरा प्रश्न ही बना सकते थे, या तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे या दूसरे को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो दूसरा अटेम्प्ट, दूसरे में क्या बोलता है? सार्क। सार्क, ये सार्क मछली नहीं है जो समुद्र में पाई जाती है, वो नहीं। सार्क एक आपका देखेंगे क्षेत्रीय संगठन है। सार्क जो आपके जो दक्षिण एशियाई जो आपके राष्ट्र हैं उनका एक संगठन, एक समूह है, उसके बारे में बात कर रहा है। सार्क की प्रभाविता के लिए आलोचना की गई है, आलोचना की गई है। इस आलोचना की वैधता पर चर्चा कीजिए। क्यों आलोचना की जा रही है भैया सार्क की? क्या बिम्स्टेक सार्क की भूमिका को पार कर सकता है? दक्षिण एशिया में एक अधिक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभर सकता है? व्याख्या कीजिए। यानी कि बिम्स्टेक भी क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है जहां पर साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज यानी कि दक्षिण एशिया कंट्री और जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो दक्षिण पूर्वी जो कुछ राष्ट्र हैं, उनके बीच का क्या है? संगठन है। देखते हैं, चलिए बात करते हैं क्या है। 1985 में स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था, यानी कि सार्क। हालांकि इसकी प्रभाविता के लिए अक्सर इसकी आलोचना की जाती रही है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच। भाई भारत और पाकिस्तान के बीच, देखिए हम भारत और पाकिस्तान कभी भी एक मत पर नहीं आ सकते कि भैया वो आतंकवाद को प्रभाव क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ हम बात करते हैं। तो अभी आपने देखा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, अभी हम उनके साथ क्या करेंगे? सहयोग साझा नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक एकीकरण का अभाव और आम सहमति पर आधारित धीमी निर्णय लेने की क्षमता है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में सार्क की भूमिका सीमित रहती है। सार्क की भूमिका सीमित रहती है। चलिए, अगर इसकी भूमिका सीमित है तो इसके विपरीत क्या है देखते हैं। इसके विपरीत बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी
पहल जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ती है, बिम्स्टेक जिसका नाम है, ठीक है, जोड़ती है, ने पाकिस्तान को छोड़कर और व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, आतंकवाद निरोध और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके महत्व प्राप्त किया है। भाई बिम्स्टेक में पाकिस्तान उसका पार्ट नहीं है। बिम्स्टेक बेसिकली क्या, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुपिंग है, ठीक है। सहयोग की बेहतर संभावनाओं के साथ विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, देखिए नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड के बीच बिम्स्टेक आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देकर सार्क से आगे निकलने की क्षमता रखता है। हालांकि इसकी सफलता मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधारों और समझौतों के समय पर कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। बेसिकली भैया सही बात है, उन पर ही डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है और नेपाल है और भूटान है, ये सब सार्क के मेंबर भी हैं, लेकिन यहाँ बिम्स्टेक के भी क्या है, मेंबर है, जहाँ पर म्यांमार और थाईलैंड भी है। तो ये क्या हो जाता है भैया, आपका सार्क का रिप्लेसमेंट भी क्या कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए सार्क की क्या होती है, देखो सार्क की आलोचना क्यों होती है वो हमने समझ लिया। अब उसके विपरीत हम ये देख सकते हैं कि भैया बिम्स्टेक कैसे उसका जगह ले सकता है, एक क्षेत्रीय संगठन जो उभर सकता है, उसकी भी हमने चर्चा कर ली। अब खंड 5 में देखिए, यहां पर भी शब्द सीमा अब देखेंगे 175 सबसे अधिक है और अंक भी सबसे अधिक मिल रहा है 15 नंबर। अब इस खंड में भाग 1 और भाग 3 से कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं जो अथवा के रूप में दिए गए हैं। अभ्यर्थी को भाग 1 और भाग 3 में से प्रत्येक में से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। भाई दोनों अटेम्प्ट करना नहीं है, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना क्या है, अनिवार्य है। चलिए भाग 1 से कौन सा प्रश्न पूछा गया देखेंगे। 17वां क्वेश्चन, क्या छत्तीसगढ़ का टोनी प्रथा निवारण अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा है? अपने उत्तर की पुष्टि कारण सहित समझाइए। टोनी प्रताड़ना एक्ट, भाई सीधी सी बात है, उनके बारे में पूछा गया है। ये जो टोनी प्रताड़ना वाला प्रथा जो है, इसमें बहुत सारी महिलाओं को अत्याचार सहना पड़ा। क्या होता है कि भैया गाँव के क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए किसी प्रकार का क्या है, मान के चलिए कोई औरत है जिसको कोई पसंद नहीं करता, तो वो उसके ब्लेम लगा देता है कि वो टोनी है, वो टोनी हैगा, ओमन ले बात मत करहू, ओमन के घर मत जाहू। तो उनको एक सोशल बाइकआउट फेस करना पड़ता था। कुछ केसेस ऐसे भी रहे हैं जहां पर टोनी का ब्लेम लगाकर उनके साथ मारपीट जैसे आपराधिक गतिविधियां भी हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए एक निवारण अधिनियम बनाया गया था, उसके बारे में हमको बात करना है और क्या उसका जो एप्लीकेशन है वो कैसा रहा है, उसके बारे में भी हमको क्या करना है, बात करना है। छत्तीसगढ़ टोनी प्रथा निवारण अधिनियम 2005 महिलाओं को टोनी हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में टोनी बोलते हैं, जिसको डायन बोलते हैं, टोनी कहने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने और उन्हें हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और अपमान से बचाने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम जादू टोने के आरोपों को आपराधिक बनाता है। देखिए क्या बोल रहा है, आरोप लगाना, दूसरे पर आरोप लगाना, ब्लेम लगाना, उसको क्या करता है, आपराधिक बनाता है। अपराधियों को दंड का प्रावधान करता है और पीड़ितों के पुनर्वास और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। उद्देश्यों की दृष्टि से यह कानून आंशिक रूप से सफल रहा है, मतलब आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। इसने जागरूकता बढ़ाई है और पीड़ितों को कानून सहारा दिया है जो पहले उपलब्ध नहीं था। इस अधिनियम के तहत पुलिस कार्रवाई और दंड ने कई इलाकों में खुलेआम डायन बताकर बदनाम करने की घटनाओं को कम करने में मदद की है। राज्य और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों ने भी ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया है। हालांकि ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में गहरी जड़ें जमाए अंधविश्वास, पितृसत्तात्मक मानदंड और जागरूकता की कमी अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। डर, सामाजिक दबाव या कानूनी सहायता की कमी के कारण कई मामले अभी भी दर्ज नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार हालांकि इस अधिनियम ने एक कानूनी निवारक और सुरक्षात्मक ढांचा तैयार किया है, लेकिन इसकी सफलता इस कुप्रथा को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान, सख्त प्रवर्तन, सामुदायिक संवेदनशीलता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करती है। भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो
ये आपने अपने आसपास के गांव में ये कुछ खबर सुनी भी होगी, इससे जुड़े कुछ घटनाएं आपने सुनी भी होंगी, तो ये आप इसका जो उत्तर है वो आसानी से दे सकते थे। लेकिन जो बेसिक है कि आपको ये जो फैक्चुअल चीज़ है वो ऑल कहाँ मिलेगा, आपको किताबों मिलेंगी, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो दूसरा प्रश्न कौन सा बना था वो देख सकते हैं। महिलाओं को उनके अधिकार पुरुषों से नहीं बल्कि उन्होंने इन्हें अपने संघर्ष से अर्जित किया है। इस कथन के आलोक में संवैधानिक अधिकारों की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। भाई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट भाई सीधी सी बात है, कथन आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो अब इस कथन को आपको सिद्ध करने के लिए सीधी सी बात है, आपको ऐतिहासिक, सामाजिक, संवैधानिक सारे स्वरूप सारे दृष्टिकोण आपको समझने जरूरी है, तभी आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे और अच्छे से दे पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या हो सकता था इसका मॉडल आंसर। यह कथन इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं के अधिकार पुरुषों द्वारा उपहार के रूप में नहीं दिए गए, बल्कि निरंतर संघर्ष, सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। भारत में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की पृष्ठभूमि कई संघर्ष से जुड़ी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शनों, राजनीतिक अभियानों और सामाजिक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उनकी समानता की मांग उजागर हुई। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा असफ अली और कस्तूरबा गांधी जैसी महिला नेताओं ने एक न्यायपूर्ण समाज के लिए निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर और ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों ने भी सती प्रथा और बाल विवाह जैसे प्रथाओं का विरोध किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। वैश्विक महिला आंदोलनों और भारत के अपने खुद के सुधार संघर्षों से प्रभावित होकर संविधान सभा ने संविधान में समानता, न्याय और गैर भेदभाव को प्रतिष्ठित किया। अनुच्छेद 14, 15 और 16 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं और लिंग आधारित भेदभाव का निषेध करते हैं, जबकि अनुच्छेद 39 और 42 महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार महिलाओं के संवैधानिक अधिकार लंबे ऐतिहासिक संघर्षों, सुधार आंदोलनों और सक्रिय राजनीतिक भागीदारी का परिणाम है, जो पुरुष की उदारता के बजाय उनकी स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। ठीक है, ये इसका प्रश्न का उत्तर था। बहुत बड़ा उत्तर जिसमें देखिए आपको ऐतिहासिक और आपको क्या संवैधानिक ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, तभी आप इसका उत्तर अच्छे सुचारू रूप से दे सकते थे। चलिए अब भाग 3 में आते हैं। भाग 3 का 17वां क्वेश्चन जो है क्या बोलता है, भारत में मानव संसाधन विकास में पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI की भूमिका की व्याख्या कीजिए। चलिए व्याख्या करते हैं फटाक से। पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल और तकनीकी ज्ञान से व्यक्तियों को सुसज्जित करके मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए कैसे निभाते हैं, पहले पॉलिटेक्निक की बात करते हैं। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर अनुप्रयोग और अनुप्रयुक्त विज्ञान जैसे क्षेत्रों में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हैं। ये मध्यम स्तर के तकनीशियन तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उद्योगों में इंजीनियरों और प्रबंधकों का समर्थन कर सके। किफायती और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करके पॉलिटेक्निक औपचारिक शिक्षा और रोजगार के अवसर के बीच की खाई को पाटते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात किया था, देयर इज अ गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन। भाई दक्षता और मांग के बीच में क्या है, गैप है, खाई है, उसको पाटने में क्या करते भैया, ये सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी ओर देखते हैं ITI क्या करता है। ITI वेल्डिंग, फिटिंग, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये संस्था विशेष रूप से स्कूल छोड़ने वाले और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, जिससे उन्हें व्यावहारिक कौशल प्राप्त करने और संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। पॉलिटेक्निक और
ITI दोनों ही कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करके कौशल भारत मिशन में योगदान करते हैं। ये संस्थान रोजगार क्षमता बढ़ाते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत एक उत्पादक, कुशल और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्य बल विकसित करे, जिससे राष्ट्रीय विकास को बल मिले। ये आपका ITI और पॉलिटेक्निक का क्या है, योगदान है, जिसको हमने अभी पढ़ा। चलिए, अगर ये प्रश्न आपसे नहीं मिलता तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? दूसरा प्रश्न थोड़ा ज्यादा ही जटिल था, पहला प्रश्न थोड़ा ज्यादा आसान था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या है। इस बेसिकली आपका जो करंट अफेयर से ज्यादा पूछा है, समसामयिकी से जुड़ा हुआ था दूसरा प्रश्न जो था, अथवा में जो प्रश्न दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित जेनेसिस जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स योजना के उद्देश्य, विशेषताओं और कार्यान्वयन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। भैया आपको ऑब्जेक्टिव, फिर फीचर्स, फिर इंप्लीमेंटेशन को समझाना था। चलिए देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जेनेसिस जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स योजना का उद्देश्य भारत में एक समावेशी और नवाचार संचालित स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। मतलब एक आपका सिस्टम, ठीक है। और टीयर 2, जिसमें टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टीयर 2, टीयर 3 हम जब जनसांख्यिकीय पढ़ते हैं तो हम उसमें भी इनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन टीयर 1 होता है, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के बारे में। चलिए, अब इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स को वित्तीय अवसंरचनात्मक और परामर्श सहायता प्रदान करना, डिजिटल उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और डीप टेक मतलब जो आपका तकनीक में थोड़ा सा गहराई से जो और उसमें नवाचार हो रहा है, इनोवेशन, जैसे AI में डीप टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भारत को वैश्विक स्थिति को, उसमें भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना है, इसका उद्देश्य, सीधी सी बात है। चलिए देखते हैं दूसरा। देखेंगे भैया क्यों डीप टेक्नोलॉजी में हमको, क्यों इनोवेशन में, क्यों भारत की, आप देखेंगे US ने अपना AI लॉन्च कर दिया, ठीक है, ओपन AI। भाई यहाँ आपने क्या डीप सीक, चाइना वाले डीप सीक कर लिया, हमने क्या किया, हम क्या उसको यूज कर रहे हैं। हमको भी क्या करना चाहिए, हमारा खुद का AI जनरेट करना चाहिए। उसके लिए क्या कर रहे हैं भैया, हमको ये इसका उद्देश्य वही है कि स्टार्टअप्स को क्या करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और कंसल्ट करेंगे, तो ताकि क्या हो, भारत की वैश्विक स्थिति को क्या हो, मजबूती मिले। चलिए इसकी विशेषता क्या है देखते हैं, फीचर्स क्या है। 5 वर्षों में लगभग 490 करोड़ के परिव्यय के साथ यह प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण, पायलट परियोजना समर्थन और 1 करोड़ रुपए तक के निवेश अनुदान प्रदान करता है। यह इंक्यूबेटर, एक्सकेलेरेटर, मेंटर्स और निवेशकों को जोड़ने वाले एकल खिड़की मंच यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम जिसको बोलते हैं के रूप में कार्य करता है। मतलब इन सबको क्या करता है भैया, एक सिंगल विंडो पे लाता है जहां पे मल्टीपल चैनल्स रहेंगे। सिंगल चैनल से हम क्या कर सकते हैं, लोगों से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इसका कार्यान्वयन या फिर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब एक नोडल निकाय है। इसका नोडल निकाय कौन सा है, आपका स्टार्टअप हब। किसकी स्टार्टअप हब, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब इसका नोडल निकाय यानी कि वो है, बॉडी है। जबकि इंक्यूबेटर और अनुसंधान एवं विकास संस्थान जैसी चुनिंदा कार्यान्वयन एजेंसियां विचार मंथन, सहायता, अवधारणा प्रमाणन, गहन तकनीकी परियोजनाएं और निवेश सुविधाओं जैसे घटकों का क्रियान्वयन करती है। स्टार्टअप्स का चयन नवाचार, मापनीयता और भारतीय प्रवर्तक मापदंडों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार जेनेसिस भारत में जमीनी स्तर पर नवाचार को मजबूत करता है और समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देता है। बहुत ही बड़ा प्रश्न था जहां पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल नॉलेज जानना जरूरी था। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो आपने जिस प्रकार से अभी प्रश्नों को देखा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर 7 में, CGPSC और जो आयोग जो है छत्तीसगढ़ आयोग जो है आपका जो CGPSC है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है पेपर 7 में। आपने देखा कि सामसाइकी से भी प्रश्न पूछ रहे हैं, किस प्रकार से हमको सामसाइकी से
इस प्रश्न मतलब पेपर 7 में हम क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इसको क्या कर सकते हैं, हम भाई अज्यूम लगा सकते हैं, अजम्पशन लगा सकते हैं, या फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे कि रणजी वाला हमने देखा, फिर सार के का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हुआ, क्रिटिसिज्म हो रहा है, बिम्स्टेक का बढ़ाने की बात की गई, भारत बांग्लादेश के बारे में संबंध है उसके बारे में हमने बात की। तो और इसमें देखेंगे कि 3 भागों में से समांतर बैलेंस क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि किसी भाग से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किसी भाग से कम पूछे जा रहे हैं, तीनों में समानता है। लेकिन इस पेपर की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको समसामयिकी पे भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको वापस से उस चीज़ पर लेके जाता हूँ कि हमारा जो कोचिंग है प्रीमियर आधार IAS एकेडमी, वो आपका इंग्लिश मीडियम में भी बैच लॉन्च कर रहा है, जहां पर आपको इंग्लिश माध्यम के जरिए भी आपकी CGPSC की तैयारी की जाएगी। अगर आप या फिर आपके कोई संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति है जो CGPSC की तैयारी इंग्लिश माध्यम से करना चाहता है, तो उन तक ये जो स्लाइड है वो ज़रूर पहुंचाएं, और इस नंबर पर और इस एड्रेस पर आप क्या कर सकते हैं भाई, आप कांटेक्ट कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। तो आज के लिए जो पेपर डिस्कशन है यहीं तक हम रखते हैं। चलिए, आशा है कि आपको इससे नॉलेज मिला होगा और आपका जो पेपर 7 को लेकर जो समझ है वो क्या होगा, मजबूत हुआ होगा कि किस प्रकार से इस पेपर को हमको लिखना है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।